नमस्कार, मैं हूं गौरव गर्ग और आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में हिंदी घराना के। और आज हम करने वाले हैं किताब पर चर्चा। और आज की जो किताब है उसका नाम बताने से पहले हम थोड़ा सा उसके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। जो किताब के राइटर हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है और इनका काम पंजाबी भाषा में और अंग्रेजी में बहुत पढ़ा जाता है। बहुत माने गए राइटर हैं। और जब मैं पंजाबी बोल रहा हूँ तो वो हमारे वाली गुरमुखी पंजाबी नहीं है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बल्कि शाहमुखी पंजाबी जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं। हमारे जो आज के राइटर हैं अभी फिलहाल BBC पंजाबी के लिए काम करते हैं। बहुत सटायरिकल व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत सटायरिकल वीडियोस बनाते हैं, बहुत सटायरिकल आर्टिकल्स और पीसेस लिखते हैं और यूजुअली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को कवर करते हैं पंजाबी में। मुझे बहुत पसंद है, मुझे सटायर पसंद, उनकी किताबें बहुत पसंद है। मुझे इनकी किताबें इतनी पसंद है कि मैंने इनकी हर किताब पढ़ी है। जिन्होंने अभी तक 4 नॉवेल्स लिखी हैं, मैंने चारों की चारों पढ़ी है। ये मुझे इतने ज्यादा पसंद है। तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी चौथी किताब की। और जो हमारी किताब है उसका नाम है रेबेल इंग्लिश एकेडमी। ये लास्ट ईयर आई है और जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। ये है कवर, आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर एक कवर है, बहुत अच्छा है ना। आपको बार्ब वायर और हाथ दिखा रहे हैं, हाथों की लकीरें, क्योंकि इसमें एक काइंड ऑफ प्लॉट पॉइंट है, इसलिए पाम रीडिंग और पाम पे हाथों की लकीरों पे जेल के अराउंड जो बार्ब वायर होती है वो बनी हुई है। बहुत अच्छा कवर है। और आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद हनीफ जी की पिछली 3 किताबों का नाम है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी एंड रेड बर्ड्स, और ये चौथी है रेबेल इंग्लिश एकेडमी। मेरी फेवरेट है आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी एंड देन अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। रेड बर्ड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मैंने पूरी भी नहीं पढ़ी थी, मैंने आज ही पढ़ के छोड़ दी थी बिकॉज मैंने हार मान ली थी, इतनी खराब किताब थी। पर अब ये फिर पेंगुइन के साथ वापस आए हैं। पिछली 2 किताबें भी पेंगुइन के साथ ही थी। मोहम्मद हनीफ जी की राइटिंग को समराइज करूँ, आपके लिए रेफरेंस दूँ तो आपके लिए कुछ रेफरेंस होंगे कि इट इज़ वेरी गैब्रियल गार्सिया मार्केज एस्क इन मैजिकल रियलिज्म। जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज करते हैं ना, जब वो मैजिकल रियलिज्म डालते हैं कहानी में, जादू डालते हैं सच में, तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, ये तो हो सकता है, ये तो रोज की कहानी है। जैसे सलमान रश्दी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं कि हिस्ट्री में कुछ हुआ और उसके अंदर फिक्शन फिर अपनी मनमर्जी से डाल दिया और फिर भी चीज़ें बिल्कुल सही एक जगह जाके जुड़ गई। तो इन दोनों के अगर हम राइटिंग स्टाइल को मिलाएं और उसमें थोड़ा सा पंजाबियत डाल दें और थोड़ा सा फिर ब्रिटिश टंग एंड चीक, थोड़ा सा ड्राई ह्यूमर भी डाल दें, तो शायद एक मोहम्मद हनीफ काइंड ऑफ राइटिंग। ऑब्वियसली इसमें उनका भी एक अपना बहुत डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल है। तो ये कुछ रेफरेंसेज हैं, आप शायद इससे समझ सकते हैं कि मोहम्मद हनीफ किस तरह के राइटर है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आपको मोहम्मद हनीफ ज़रूर पसंद आएंगे। इनकी पहली 3 किताबें पाकिस्तान के बारे में हैं, ये चौथी भी पाकिस्तान के बारे में है। और ये एक बड़ा डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड इन्हें बहुत पसंद है पाकिस्तान का, जब ज़िया उल हक अपने प्राइम पे थे। इनको बहुत पसंद है क्योंकि ही हेट्स आर्मी, ही हेट्स पाकिस्तानी आर्मी। तो इस किताब में भी ही मेक श्योर कि आप सबको पता रहे, आप सब भी फील करो हिज हेट्स टुवर्ड्स पाकिस्तानी आर्मी। तो हर किताब में वो थीम तो है ही, मतलब आर्मी के लिए हेट तो हर किताब में मिलेगा। अब इस किताब में बारे में बात करते हैं। किताब का पॉइंट बहुत सिंपल है। एक ओके नाम से एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक सूबा है। ओके शायद KP के को ओके लिखा हुआ है शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा माहौल वैसा ही है। तो ओके नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मस्जिद है और मस्जिद के अंदर एक इंग्लिश टीचर है जो पहले के जमाने में रेबेल हुआ करते थे, कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा करा था कि उन्हें उसके बाद जेल हुई, बहुत मारा पुलिस ने और आर्मी ने, बहुत मारा। और उनके एक दोस्त हैं जो मौलवी हैं, कम्युनिस्ट का दोस्त मौलवी है, और वो उन्हें अपने मस्जिद में रखते हैं, हेल्प करते हैं। एंड देन ही स्टार्ट्स अपना वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट रेबेल इंग्लिश एकेडमी नाम से, और वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ताकि जो ओके शहर के बच्चे हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है और इनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है लाइफ में, ये कुछ भी करें और एक अच्छी जिंदगी लीड करें। वो लाइफ चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट डालना चाहते हैं। जो थोड़ा सा एक एनार्किस्ट बिलीव नहीं होता है कि, मतलब एनार्किज्म में एक तो होता है कि किसी तरह का गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें, किसी तरह का कोई किसी को गवर्न नहीं कर सकता, ये तो एनार्किज्म में होता ही है। एनार्किस्ट एक और बिलीव रखते हैं कि अगर मैं अच्छा बिहेवियर करूंगा, मैं अच्छी चीजें करूंगा तो दूसरा इंस्पायर होगा मुझसे और फिर वो भी करेगा, और मैं दूसरे का भला करूंगा तो वो आगे किसी का भला करेगा। ये बहुत एनार्किस्ट बिलीव है। बच्चों की मदद करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जो इनसे पढ़ते हैं, कोई आर्मी में ही चला जाता है और कोई पुलिस में चला जाता है। अब इनके पास कलेक्शंस भी अच्छे हो गए हैं, अब ये चल रहा है। अब सडनली ज़िया उल हक जो है वो मार्शल लॉ लगा देते हैं और भुट्टो जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन साहब को फांसी दे देते हैं। भुट्टो मर तो जाते हैं फांसी से, पर एक ओके जो शहर है वहाँ पे सडनली लोग अपने आप को आग लगाने लग जाते हैं। मतलब 1-2 लोग अपने आप को आग लगाते हैं
और आर्मी पैनिक कर रही है कि भैया ये लोग अपने आप को प्रोटेस्ट में आग लगा रहे हैं या भुट्टो के सपोर्ट में खुद को आग लगा रहे हैं। और वहीं पे फिर आते हैं कैप्टन गुल जो इंटेलिजेंस एजेंसी से हैं पाकिस्तानी मिलिट्री की, और वो ये केस सॉल्व करना चाहते हैं अपने असिस्टेंट के साथ। और ये जो हमारे टीचर हैं, बागी नाम है इनका, बागी, ये भी अपनी कोचिंग क्लास चला रहे हैं। और एक लड़की है जो घर से भागी है क्योंकि उसके पति जल के मर गया और आर्मी को शक है कि इन्होंने खुद को आग लगा ली। अब ये आपको प्लॉट सुन के लग रहा है ना कितना कंफ्यूजिंग है, इंट्रिगिंग भी है, पर लग रहा है ना कि बहुत स्कैटर्ड है। मतलब कहाँ जा रही है, बात है क्या, पॉइंट है क्या, आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि एक थ्रेड तक नहीं है। एंड रियली सैडेंड टू से दिस, बट मोहम्मद हनीफ साहब उसको एक जगह जोड़ भी नहीं पाए। पूरी किताब में प्लॉट ऐसी ही स्कैटर्ड है, कोई कुछ भी बात हो रही है, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी सीन हो रहा है, आप फॉलो अप ही नहीं कर सकते चीजों को। कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, और फिर सडनली, ऐसा नहीं है मैं पहली बार ऐसी कोई किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें कोई ऐसे कॉल बैक ये लोग करते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है, इन्होंने खुद करा है, पर इसमें इतना खराब करा है ये कि एक थ्रेड यहाँ से चला, वो एक चैप्टर पे कुछ हुआ एंड देन भूल गए कहाँ गया, या फिर कुछ एक सिग्निफिकेंट दिखाया और फिर उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। मतलब ऐसा होता है, मतलब कुछ भी छोटा छोटा प्लॉट पॉइंट, किसी को कुछ भी मोटिवेशन है, कैप्टन बोले ये एक लड़की से शादी करने का इसका मन कर जाता है, ऐसी बेवजह, मतलब कुछ उसके लिए कुछ रीजन खास नहीं है, मतलब कन्विंसिंग रीजन नहीं है, वैसी एक जगह तो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफाना बात हो जाती है कि मतलब साउथ इंडियन मूवी लगने लगती है कि एक लड़की वो पता नहीं क्या करती है, वो बंदूक फेंकती है और वो चल जाती है और एक आदमी को गोली लग जाती है, वो मर जाता है। ये सच में एक पॉइंट पे होता है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है इस किताब का। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस पढ़ने का, मुझे महीना लग गया पढ़ने में। ये 300 पन्ने की किताब खत्म करने में मुझे महीना भर लग गया, और जबकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पढ़ने के लिए। बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं मोहम्मद हनीफ से प्यार करता हूँ यार, मेरा बहुत फेवरेट राइटर है। अगर आप आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा पढ़ के कि यार ये तो कहानी सोचना इम्पॉसिबल है कि मतलब एक क्रिश्चियन लड़की है और वो एक नर्स है, और एक लड़का है टेडी, वो इंटेलिजेंस में है, वो भी क्रिश्चियन है, और ड्रग्स का काम चल रहा है और कुछ चल रहा है, और कराची में लफड़े चल रहे हैं, और इसके बीच में दोनों कैसे फंस जाते हैं, और ये एलिस भट्टी कैसे सेंट बन जाती है, कैसे होता है, इसका क्या होता है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और अगर आप केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज देखेंगे तो पता चलेगा कि एयरफोर्स ऑफिसर है जो जियाउल हक को मारना चाहता है, अलग कुछ चल रहा है जेल में, और जियाउल हक मर जाता है, और जियाउल हक मरता कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ी मजेदार कहानी है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। रेड बर्ड्स बहुत बकवास थी, वो भी ऐसी, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, इतना स्कैटर्ड है, इतना फैला हुआ है, इतना ज्यादा आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। इसमें भी ऐसे ही होता है, हम टाइमलाइंस जंप करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट देन एस्टैब्लिश करो ना टाइमलाइंस। एक पास्ट टाइमलाइन है, क्योंकि एक लड़की है, उसका नाम है सबीहा बानो। अब सबीहा बानो का बचपन की टाइमलाइन है, मतलब उसकी पास्ट की टाइमलाइन है, प्रेजेंट की टाइमलाइन है, फिर एक बागी की टाइमलाइन चल रही है, फिर मौली जो मौलवी है उसको मौली कह रहे हैं, उसकी एक टाइमलाइन है, और फिर कैप्टन गुल है उसकी भी चल रही है। और या तो ऐसा होता है ना कि सब पास्ट में चल रहा है और फिर प्रेजेंट में सब एक टाइम है, नहीं प्रेजेंट में भी सबका अलग अलग चल रहा है, ये एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद में। समझ लो रायता थोड़ा ज्यादा फैल गया, सांग ना फैल गया, बात नहीं बनी, वो समेटा नहीं गया, और एंड में तो हौच पौच हो गया। मतलब अच्छा, अगर आप इस किताब के पीछे के रिव्यू पढ़ेंगे ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा बाप रे, बड़ी अच्छी तारीफ हुई है इस किताब की। एक जगह लिखा है कि मोहम्मद हनीफ इज अ ब्रेव गिफ्टेड राइटर, एक जगह लिखा है लाइक Catch-22, it is the best understood satire of militarism, regularization and pity. Hanif has written a historical novel with an eerie timelessness, global satire with a savage bite, richly imagined. पूरा वाह यार, बड़ी कमाल किताब है, आपने रिव्यू पढ़े, आप बोले यार वाह चंगा पाजी, मजा आ गया यार, पढ़ाओ। फिर आप थोड़ा सा देखोगे ना, नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज का रिव्यू है, इस पे क्यों लिखा है, आई डोंट नो मैन। The guys in Penguin, yeah, the brightest of lot. I don't know यार, Penguin की मार्केटिंग टीम को क्या आइडिया है, बट इसके पीछे दूसरी किताब के रिव्यू लिखे हैं जो बहुत अच्छी थी, और उस रिव्यूज़ को पढ़ा के इसको बेचा जा रहा है। उनकी पहली किताब के रिव्यू पढ़ा के उनकी चौथी किताब को बेचा जा रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है। एंड दिस इज़ बैड बुक। मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि मोहम्मद हनीफ खुद इस किताब का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर मोहम्मद हनीफ को इस किताब का रिव्यू लिखना पड़े ना, और ये किताब किसी और ने लिखी हो, तो वो भी इसकी धज्जियाँ उड़ा दें। ये इतना खराब लिखी हुई है, कोई कुछ है ही नहीं, मतलब कोई सटायर नहीं है। मतलब ठीक है भाई, आई गेट इट, आर्मी कंट्रोल या फिर एक तरह से मिलिट्री कंट्रोल इज बैड, आप 3 किताबों में बोल चुके हो, व्हाट इज नेक्स्ट, आप अगला क्या कह रहे हो, मतलब इसमें और कुछ गुंजाइश निकालो ना, और कुछ क्रिटिसिज्म निकालो। फिर वही घुमा फिरा के, फिर वही कि आर्मी वाले जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े सटके हुए होते हैं, आर्मी वाले लोग होते हैं ना, वो थोड़े से अपनी मनमर्जी करते हैं, आर्मी वाले लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं।
आगे ये सेम बात कहने के लिए आपने 3 किताबें लिख दी, चौथी में डू समथिंग एल्स ने है। और जब आपको पता है कि अपनी थर्ड किताब का रिसेप्शन बहुत खराब था, डू समथिंग एल्स। भाई मैं ये नहीं कह रहा आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज मत करो, जम के करो भाई पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज, करना भी चाहिए, दे डिजर्व इट, पर भाई इधर अच्छा करो ना भाई। मोहम्मद हनीफ सर, मैं आपका मुरीद हूँ, मैं मुरीद हूँ आपका, आपको इतना मानता हूँ। मतलब जैसे लोग गैब्रियल गार्सिया मार्केस को मानते हैं ना, जैसे लोग हारुकी मुराकामी को मानते हैं, जैसे कुछ लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मानते हैं कि वाह यार वो शाह थे, मतलब टॉप के राइटर थे, वैसे मैं आपको मानता हूँ कि यार मैंने किताब पढ़ी थी केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, मैंने किताब पढ़ी थी आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, मैं ये किताबें जा जाके लोगों को बताता हूँ कि आप पढ़ो, एंड देन ऐसा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है चौथी किताब के नाम पे। जबकि आप जो बीबीसी पे कर रहे हो क्रिटिसिज्म सटायर, वो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक और चीज़ है कि आप ना उसी समय में रह गए जिस समय में आप पाकिस्तान में थे। आप 80s के पाकिस्तान में थे, तो आपकी किताबें भी 80s के पाकिस्तान में रह गई। उसी वजह या तो आप पाकिस्तान गए नहीं, ज़्यादा रहे नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। आज की आर्मी कोई बहुत कमाल नहीं है, कोई संत महात्मा नहीं बैठे हैं वहाँ पे, वो अभी भी साले चोरी बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। तो आप लिखो ना, पर अब पता नहीं अभी भी 40 साल 45 साल, यार रेलेवेंस ही खत्म हो गया है। जिन लोगों ने वो कॉन्शियसनेस में देखा है वो भी बुढ़े हो गए, उनका एक पैर कब्र में है। जो लोग बचपन में कहानियां सुन रहे होंगे इन चीज़ों की, वो भी बुढ़े हो लिया यार, वो उनकी उम्र हो गई। जो जवान यूथ है उसे मतलब ही नहीं यार ज़िया-उल-हक ने क्या करा, वो ज़िया-उल-हक को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई था पागल कोई, अरे आप परवेज मुशर्रफ तो आओ यार, परवेज मुशर्रफ को कर लो यार, वो थोड़ा सा लेटेस्ट आइटम है, वो लोग रिलेट कर जाएंगे, आप भी कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लिख लोगे। मैं तो कह रहा हूँ जो अभी है आर्मी के चीफ, उनके बारे में लिखो ना। आप इमरान खान के इजीली जो इसमें भुट्टो है ना, उसको आप इमरान खान से रिप्लेस कर सकते थे इजीली, बस मारने की जरूरत नहीं थी। तो एक जेल में रख सकते थे, वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके मरने से कुछ हुआ नहीं इस कहानी में, आप बस जेल में रखे सेम कहानी कर सकते थे, और आई एम श्योर बेटर निकल के आता। सो ऑल इन ऑल एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है रेबेल इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्टेड सो मच, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, मैं चाहता बहुत कुछ था। मैं एक प्यासा था जो एक पानी के कुएं के पास आया, पर पता चला कि इस पानी में तो यूरिया मिलाया हुआ है, तो ना मेरी प्यास मुटेगी, ना मैं कहीं और जा सकता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। आई वुड रिकमेंड कि ना पढ़ें, पर अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। रेबेल इंग्लिश एकेडमी मोहम्मद हनीफ जी की किताब है, लिंक ज़रूर मिल जाएगा आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जाके खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए। टेक योर चांसेस। रिव्यू सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और किताब, शायरी या फिल्म या गज़ल के साथ। बाय बाय।